स्वागत है आप सभी का द नवाज आरी सर शो में। मैं हूं आपका दोस्त नवाज आरी सर और मेरे साथ है आज खलीफा कमालुद्दीन। कमाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नहीं, शुक्रिया आपकी मेहरबानी जो आपने अपने इस शो के अंदर द नवाज आली सर शो के अंदर मुझे बुलाया और जिस चर्चा के लिए बुलाया ये लाजमी भी थी। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। कमाल साहब, आजकल एक मुद्दा जो काफ़ी चर्चाओं का विषय है, ये मुद्दा है जैसलमेर ज़िले के बासन पीर गांव का। आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल कमाल साहब ये रहेगा आपके सामने कि इस पूरी घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, घटनाक्रम पे अपन सब देख रहे हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। लोगों तक सच्चाई पहुंच जाती है। किसी के बयान करने से, किसी के बोलने से कोई सच्चाई छुपती नहीं। कोई आदमी अपनी ज़बान से कुछ बोल दे लेकिन सच्चाई लोगों के सामने आ ही जाती है। तो ये मामला कोई आजकल का नहीं था, ये 2019 के लास्ट में इसकी शुरुआत हुई। छतरियों को अगर जो गिराया गया या उनके पत्थर, कुछ एक पक्ष बोलता है कि उनके पत्थर जो बच्चों के ऊपर गिर रहे थे स्कूल के सामने था, इसलिए उनको उतार के रख दिए गए और निर्माण के लिए जो संबंधित लोग होंगे वही निर्माण करेंगे। तो उस टाइम आपस में कोई बातचीत हुई, वो समझौता ही हो गया था कि एक पक्ष राज़ी हो गया था सामने वाला कि भाई सामने वाला जो पक्ष है वो जब भी निर्माण करेगा हम सब राज़ी हैं। वो मसला हल था। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे अभी जो चर्चाओं का विषय है, क्या कारण है इसका? अब चर्चाओं का ये है, जब इनका निर्माण चालू हुआ शायद उनके आपस में संवाद नहीं हुए होंगे। जो एक तो मुस्लिम पक्ष था, सामने राजपूत थे, तो उन्होंने आपस में कोई बातचीत नहीं की होगी। बगैर बातचीत के उन्होंने उस कार्य को शुरू किया। तो जो लोग थे मुसलमान, उन्होंने कहा कि भाई अब ये निर्माण कर रहे हो तो अपन आपस में जो पहले बात हुई है उसी हिसाब से काम शुरू करो। तो जो राजपूत पक्ष के या जो लोग थे उन्होंने शायद उनकी बात मानने से इनकार किया। थोड़ी बहुत उनका आपस में कोई तजाद हुआ, प्रशासन तक बात पहुंची। प्रशासन तक पहुंची, उसके बाद में प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उस मसले को थोड़ा संगीन लेकर के बढ़िया ढंग से उसको सेट करते, लोगों को आपस में बिठा करके बात करके काम शुरू करते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन प्रशासन की भी कमी रही कि उन्होंने इस मसले को जितना समझो कि सही मानों में हल करना चाहिए वो उन्होंने हल करने की कोशिश नहीं की। एक पक्ष को दबाने की कोशिश की। जब पक्ष को दबाया तो गांव के लोग थे, गांव के अंदर जो अपन सब ने सुना, लोगों के ज़रिए अपने तक आवाज़ पहुंची कि भाई वो स्कूल के बच्चे जो थे उनके ऊपर जो वहाँ हो गया था, लोगों में अफवाह फैली कि भाई स्कूल के बच्चों के ऊपर हमला हो गया है। तब गांव के लोग, औरतें वगैरह सब आ गए मैदान में। औरतों ने सुना तो वो भी आ गई, उनके बच्चे थे वहाँ, वो आनन फानन आ गए। तो पत्थर मारते हुए किसी को देखा, जवानों को या किसी को देखा होगा, तो औरतों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। अपन सब सुन रहे हैं। अब उसमें सच्चाई क्या है? ये तो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर हमला हुआ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि औरतें वगैरह ये सब आकर के हमला किया। उसको पुलिस को देखना चाहिए, प्रशासन का काम था, लेकिन उन्होंने, प्रशासन की फेलियर रहा, उन्होंने सही मानों में उसको लीड नहीं किया। अच्छा, ये घटनाक्रम हुआ, ये घटना घटी, उस घटना के बाद राजनेता वहाँ आ पहुँचे। आपको क्या लगता है, उन राजनेताओं ने मामला शांत कराने का प्रयास किया या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी? ये राजनेता जो लोग, इनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। राजनेता अपने इलाके में हर जगह रहते हैं, हर जगह काम चलता है, लेकिन राजनेता भी अपनी जिम्मेदारी सही मानों में उसको अदा नहीं कर रहे हैं। जब आए यहाँ से, अपन सब ने सुना कि रविंदर सिंह जी ने आवाज़ लगाई है कि बासन पीर चलो, तो वहाँ जब बासन पीर गए तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि रविंदर सिंह को सपोर्ट करने में दोनों कम्युनिटी, जिनका वहाँ आपस में मसला था, ख़ास करके मुसलमान और उधर से मुसलमानों में सिंधी मुसलमान, सिंधी मुसलमान और राजपूतों का मसला था जी। उनको वहाँ जब गए तो रविंदर सिंह जी को उन दोनों को बिठा करके आपस में बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं कराई। अपने पुराना जो ढंग था, पुराना तरीका था, उस तरीके से उन्होंने उस मसले को हैंडल किया, जो वो मुद्दा सारा उनके हाथ से भी निकल गया था। इस मामले के बाद कई सारे राजनेताओं ने अपनी राय दी, कई बयानात दिए। उसमें से एक पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये लैंड्स जिहाद हो रहा है और बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है। ऐसे कई सारे इल्ज़ाम लगाए थे। ये महत साहब का मामला नहीं, महत साहब बहुत सम्मानीय इंसान है, क्योंकि इनका एमएलए का जो पद है इससे कहीं गुना ज़्यादा जो लोगों में मकबूल
और समझा जाए तो पावरफुल समझा जाए तो वो महंत का पद है। क्योंकि अपने यहाँ लोग एमएलए से ज़्यादा, एमएलए का आज पद है कल चला जाएगा, लेकिन महंत की जो गद्दी जो है वो गद्दी हमेशा लोगों के अंदर आदर भाव से लोग उनको देखते हैं, मान सम्मान देते हैं। उनको अपने एमएलए की जो गद्दी थी उससे ज़्यादा महंत का जो उनके पास ओहदा था उसको उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज हर इंसान को दिल में चुभने वाले लगे। वो चाहे जिस तरीके से बोले, 4 दिन का वहाँ वो रहे बैठे, छतरियों का निर्माण करवाया, तो उसमें जितने भी उन्होंने बयान दिए वो मुसलमान तो क्या आम लोगों को भी वो उनकी बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए उनकी जो बोली थी वो बोली उनको खुद को सोच के बोलना चाहिए। उनके पास मालिक ने इतना उनको मान दिया है, सम्मान दिया है, उनके लोग अदब करते हैं, मुसलमान हिंदू सब उनको देखने के भी लोग जाके उनको अपने मान सम्मान से देखते हैं। उनको अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए ताकि लोग सब उनको मोहब्बत की नज़र से देख सकें, लेकिन वो कर नहीं पाए वो। अच्छा, जैसे ये मामला हुआ उसके बाद भाई तो विधायक हरीश चौधरी मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपनी बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बासन पीर जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष का कहना है कि वो अब जो आ रहे हैं ना अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, वो बात हरीश जी चौधरी साहब ने जो कही थी वो थार की अपनायत की थी। तो हरीश जी चौधरी का किसी एक विशेष पार्टी कांग्रेस से ताल्लुक है, इसकी वजह से कोई उनकी जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती है। थार की अपनायत सब लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे जितने वर्ग के लोग हैं, जितनी जातियों के लोग हैं, जितने मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब की जिम्मेदारी होती है कि अपने इलाके, अपना जो एरिया है उसके अंदर कौन सा निज़ाम, कैसा सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उन सबको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि अभी हरीश जी ने थार की अपनायत का पैगाम देने के लिए जो कुछ उसने ऐलान किया, तो वो उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं थी, ये सबकी जिम्मेदारी थी। लेकिन हरीश जी ने बड़ी चालाकी से काम लिया, होशियारी से लिया, समझदारी से लिया। उन्होंने थार की अपनायत का नाम लेकर के जो खुद की जिम्मेदारी थी उसको निभाया। लेकिन कुछ लोग जो हमारे नेता थे वो थार की अपनायत को बचा नहीं पाए, वो उनका जिम्मेदारी उनकी भी थी। ये नहीं कि कांग्रेस के खाते में ये सारी थार की अपनायत की बात है। बीजेपी के भी लोग बहुत सारे थार की अपनायत की बात करते हैं। बीजेपी के ऐसे लीडर हैं जो हमेशा थार की अपनायत को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। बीजेपी के बहुत सारे लीडर, माननीय जसवंत सिंह जैसे ऐसे महान व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपने इलाके की जो अपनायत थी, आपसी मोहब्बत थी, आपसी भाईचारा था, उसको बचाने के लिए उन्होंने भी मेहनत की थी। तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन हरीश जी ने इसके अंदर थोड़ा अपनी सूझबूझ से काम लिया और इस काम को उसने किया और उसने ऐलान किया। वो ऐलान लोगों को थोड़ा, हर एक इंसान को अच्छा लगा। उसके बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी उन पर तंज कसते हुए कहा कि अब वो सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों के लिए वो जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात में, कितनी सच्चाई? ये बात आपकी सही है कि जो आप बात कर रहे हैं, ये सवाल हमारे मुस्लिम समाज को हमेशा सताता रहता है। क्योंकि कुछ लोग भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा होना चाहिए, भाईचारे के बगैर ज़िंदगी का गुजारना बहुत कठिन रहता है। तो भाईचारे की बात तो हमेशा रही है, लेकिन लोग हमको भाई समझते तो हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। ये इन्होंने, जैसा कि आप बता रहे हैं कि शिव के एमएलए साहब ने कहा है, ये बात उनकी सही। लेकिन हम सिर्फ समझो कि जाटों के या राजपूतों के या किसी एक पार्टी के कभी हम नहीं रहे। हम तो समझो कि सबका सपोर्ट किया, जिसकी अच्छी सोच वाला इंसान देखा, अच्छा इंसान देखा, कोई भी पार्टी की जिसकी सोच अच्छी हो उनको हमने सपोर्ट किए। ये सिर्फ नहीं कि हम राजपूत जाटों को सपोर्ट करते हैं या राजपूतों को हमने हमेशा सपोर्ट किए। जब इलेक्शन में अच्छा राजपूत आ जाता है, माननीय जसवंत सिंह जी आए, पूरे मुसलमान उनके साथ में खड़े हो गए, चंद लोग छोड़ करके। लेकिन उस टाइम राजपूतों ने सहयोग नहीं किया तो वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद में हमारे शिव में अभी जो अगला इलेक्शन था 2024 का, इसके अंदर 2 मुसलमान खड़े हुए, 4-5 राजपूत खड़े हुए। राजपूतों के अंदर उन्होंने एकता बताई, राजपूतों ने एक राजपूत को चुना, उसमें से जो अच्छा था उसको चुनने की कोशिश की। तो मुसलमानों ने भी अच्छे राजपूत को, काफ़ी मुसलमानों ने वोट दिए, इनका बड़ा मान सम्मान किया, इलेक्शन की टाइम इनको सपोर्ट की। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग जब अपनी ज़रूरत होती है तब भाईचारे की बात करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है
तो मुसलमानों को, सिंधी जो मुसलमान हैं या यहाँ के जो मुसलमान हैं, इन सबको चारे के रूप में यूज ज़रूर करते हैं, लेकिन भाईचारा उस टाइम भूल जाते हैं। भाटी ने एक और बात कही कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी भोले लोग हैं, और आगे उन्होंने कहा कि उनका राजनीति में उपयोग किया जा रहा है। किस तरीके से इस बात को लेते हैं? भोले लोग नहीं है, ये दिलदार लोग हैं। ये अच्छे किसी आदमी को देखते हैं, उसकी हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये उनकी गलत फहमी है, ये सोच भी उनकी गलत है। भोले लोग नहीं होते हैं। जो अच्छे जो सिंधी मुसलमान हैं, ये एक साफ सोच वाले, अपनायत वाले, जैसे थार की अपनायत या बात करें या अपने इलाके की अपनायत करें, ये हमेशा उसी भाईचारे में बंधे रहें। हमने हमेशा कभी भी अच्छा इंसान किसी भी जाति का होगा या किसी भी पार्टी का होगा, हमने उसको सपोर्ट किए, वो चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या जाट हों, राजपूत हों, मेघवाल हों या किसी अन्य समझो कि पार्टी या जाति से ताल्लुक़ रखें, लेकिन सिंधी मुसलमान ने उनकी सपोर्ट की, इसलिए कि वो अच्छे लोग हैं। अच्छों को चुनने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि हम अच्छों को चुनने की बात करते हैं और लोग समझते हैं कि ये भोले हैं। अभी जैसा कि आप सब ने सुना होगा, महंत प्रतापपुरी जी ने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती कंधों पे बिठाया है। ज़बरदस्ती कंधों पे नहीं बिठाया है, दिल से कंधों से बिठाया है। यूँ कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा कि दिखावे के लिए, यूज करने के लिए, मेरा फोटो वायरल करने के लिए उन्होंने किया है। ऐसा नहीं था, दिल से उनको बिठाया था, सिर्फ कंधों पे नहीं पलकों पे बिठाया था कि थार की अपनायत है, आपस का मामला है, हम एक दूसरे से मिल करके आगे चलें, जिसमें हमारी कौम की, हमारे इलाके की, हमारे मुल्क की तरक्की हो, आपसी भाईचारा बना रहे, आपसी ताल्लुकात अच्छे हों, अच्छे इंसान को चुन करके हम विधानसभा में, लोकसभा में भेजें, ताकि हमारी जो आपसी तरक्की का रास्ता है हमारी कौम का, वो खुले, आगे चल के हमारा अच्छा हो। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए। आप सबने सुना होगा, कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, कोई कहता है कि हमें ज़बरदस्ती कंधों पे बिठाया। ऐसी बात नहीं है। हम मात साहब से, सम्मानीय प्रतापपुरी जी से भी मैं एक पहले, अब तो नहीं, पहले मैं सक्रिय राजनीति में बीजेपी में रह चुका हूँ, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने मोहब्बतों में कंधे पे बिठाया था, आपने उसको गलत समझा। आज के बाद हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। कभी भी हमारी कौम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, किसी को बगैर पहचाने कंधों पे बिठाना या किसी की सपोर्ट करना, ऐसी गलती मत कीजिए। और मैं मात साहब से माफ़ी मांगता हूं कि आपको अगर हमारे कंधों पे बिठाने में कोई तकलीफ हुई हो तो आप माफ़ करें। ऐसी गलती हम आइंदे इंशाल्लाह हमारी कौम भी नहीं करेगी, हम भी नहीं करेंगे। जी, यहाँ सब कुछ हुआ, दोनों तरफ से बयानबाजी हुई थी, और उस चीज़ में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, सवाल तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के बीच में हुआ जी। मुसलमान किसी ने जवाब दिया नहीं। हमने देखा किसी ने न सवाल किया न जवाब दिया। हमारे बहुत सारे नेता हैं जिनका बीजेपी से भी ताल्लुकात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कांग्रेस से भी ताल्लुकात है। किसी ने इस मसले पे नहीं बोले। वो उसके बोलने का मतलब ये था, न बोलने का मतलब ये है कि हम देखें, हम इस बात को देखें कि इस घड़ी में लोग न्याय कर रहे हैं या जातिवाद कर रहे हैं या धर्मवाद करते हैं या पार्टी को, अपनी पार्टी को फ़रोग देने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे, हम सोच रहे थे, हम उसकी वेट कर रहे थे कि लोग न्याय के रास्ते पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, किसकी ज़बान से क्या आता है। ये कहते हैं कि सिंधी भोले हैं, मुसलमान भोले नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में कौन अपनी समझो कि कसौटी पे खरा उतरता है, कौन फेल हो जाता है। इसमें आप सब ने देखा होगा कौन फेल हुआ, कौन खरा उतरा। वो पब्लिक ने फैसला मन में कर दिया है, आगे भी ये फैसले होते रहेंगे। एक सवाल और उठता है कि मुसलमानों के जो वोट है वो सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान किसी को नहीं चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात आपकी सही है। ये अभी इस ज़माने में जी, इस ज़माने में ये बात थोड़ी ज़्यादा चल रही है कि वोट चाहिए लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। ये बात सही है। आप जो सवाल आपने किया, बहुत सटीक सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। ये था किसी ज़माने में, ये आज लोग बीजेपी के ऊपर लोग तंज कसते हैं, उनको कहते हैं कि बीजेपी कर रही, नहीं, ये कांग्रेस भी कर रही थी। कांग्रेस ने 70 साल के अंदर मुसलमानों के एक बड़े धड़े ने, हमेशा अक्सरियत मुसलमान ने कांग्रेस की सपोर्ट की। कौन सा कांग्रेसियों ने काम किया? कांग्रेस भी यही चाहती है कि मुसलमान डरे सहमे रहें
और वोट हमको देते रहे। मुसलमानों के वोट का फ़ायदा उठाने के लिए वो बीजेपी के नाम से, कभी किसी और नाम से डरा करके वो अपने वोट हासिल कर देते थे। कौन सा मुसलमानों का इतना बड़ा काम किया जिससे कौम के लोगों का तरक्की हो। अब मुसलमानों की देखो, विशेष करके राजस्थान के अंदर बहुत सारी कौमें ऐसी जो कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करती हो, चाहे इस बीकानेर, जोधपुर, ये जो डिवीज़न है इसके अंदर सिंधी मुसलमान रहते हैं अक्सर लोग, ये हैं। इससे आगे आप देखो मेवात का एरिया मेव है, या फिर बीच में कायम खानी है, या अलग अलग कौमें मुसलमानों की रहती है। इन्होंने हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया। उसके बाद में कांग्रेस के लोगों ने इनके लिए कौन सा बड़ा काम किया? इनकी तालीम के लिए कुछ काम किया, इनकी तिजारत के लिए कुछ काम किया, इन कौम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इन्होंने काम किया, बड़ा कोई कदम उठाया तो बता सकते हैं? नहीं है। सिर्फ वोट की तरह यूज किया, किसी एक बंदे को टिकट दे दिया, वो टिकट लेकर के कौम में जाता है, उनको कौम वोट दे देती है और वो जीत जाता है। और कौम वोट देती है कि भाई पार्टी ने टिकट दिया है उसको वोट दे दो। और कांग्रेस के नाम से लोग सपोर्ट करते थे। कांग्रेस आज़ादी के वक्त से लेकर के आज तक मुसलमानों की, जैसे आज़ादी की टाइम दूसरी पार्टियां थी नहीं, कांग्रेस थी तो कांग्रेस की सपोर्ट की। अब लोग तो पाला बदलते रहते हैं, लेकिन मुसलमान हमेशा कांग्रेस की कुछ विचारधाराएं अच्छी थी जो ज़ाहिरन में उनने अच्छी बातें की थी, उस पर भरोसा किया और मुसलमान उनके साथ में खड़े रहे। लेकिन मैं आज आपके इस शो के माध्यम से मैं यही बात करना चाहता हूं कि जिस मकसद के तहत कांग्रेस को वोट दिया था कि हमारा विकास होगा, हमारे जो भी शिक्षा का मैदान हो, तिजारत का मैदान हो, जो भी हमारे रोज़गार के मसले हैं, उन सारे में हमारा कुछ न कुछ कामयाबी होगी, लेकिन कुछ नहीं कामयाबी हुई। आप सबको पता है कि मुसलमान जो सिंधी मुसलमान हैं, इसके दो काम हैं। सबसे पहले ये कृषि का काम करते हैं, दूसरे नंबर में ये पशुपालन का काम करते हैं। पशुपालन का हमेशा पुराना हमारा काम है। दोनों कामों में हमारी कोई मदद नहीं हुई। किसान वर्ग पूरा इंडिया का हर जगह परेशान है, और पशुपालक हिंदुस्तान में जितने भी, खास करके राजस्थान के, हमेशा परेशान रहे। लोग बेचारे एक मवेशी को पालते हैं, एक बकरे को अपने बच्चे की तरह पाल करके बड़ा करते हैं अपने रोजगार के लिए। रोजगार के लिए जब उसकी मंडी में बेचने की टाइम आती है तो उसकी आधी रेट मिलती है, क्योंकि यहाँ से जो व्यापारी या किसान या उनके जो पशुपालक हैं, ये लेकर के अपने एक एवड़ को गाड़ी में डालते हैं, लेकर के मंडी में जाते हैं, तो बीच में कुछ ऐसे लोग हैं उसको पकड़ के लेकर के उनसे उसके पशु छीन लेते हैं। उसकी सारी मेहनत कमाई चली जाती है। किसी भी पार्टी ने इस मसले पर किसानों के लिए कभी सोचा नहीं। अपन किसी भी पार्टी की बात करें, ये पशु पालने वाले खाली मुसलमान थोड़े हैं, जाट भी पालते हैं, राजपूत भी पालते हैं, रेबारी भी पालते हैं, बहुत सारी और कास्टें पशु पालती है। ये सारा काम है उनका। उसके बावजूद इस चीज़ पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं। अपने अपने जो लोग गुंडागर्दी करने वाले हैं वो रास्ते में रहते हैं, इनका माल लेकर के चले जाते हैं। अब जो आपने बात की थी पार्टियों की, कोई भी पार्टी मुस्लिम समाज का आगे लाने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। अभी ये मामला हुआ, उसके बाद हरीश जी की रैली निकली थी, उसमें नारे लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। उससे पहले भी मतलब पोखरण में भी ये नारे लगे थे। इन नारों के पीछे कितनी सच्चाई है? और ये कौन से नारे लगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बात की इन्होंने। उसमें लगे, और उस पर विपक्ष के कई नेताओं ने बयान तक दे दिए थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब इन नारों के बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आपने जो अभी कहा हरीश जी की रैली, ये हरीश जी रैली नहीं थी, ये हरीश जी की रैली नहीं थी। हरीश जी उसको लीड जरूर कर रहे थे जी, लेकिन ये रैली जो थी असल, ये थार की अपराध की रैली थी। ये सिर्फ कांग्रेस की रैली भी नहीं थी, सारे समाजों के लोग, सारे बहुत सारी पार्टियों के अलग अलग लोग थे। वो सब चाह रहे थे कि भाई ये जो थोड़ी फितने की हवा फैली, इसको कम करने की, ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इसके अंदर जो जिन्होंने आरोप लगाया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पहले भाषण पीर में नारे लगे, ये बात थोड़ी समझ से परे है असल। क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाने की बात, ये इससे पहले भी करते रहे। पहले ये जब करते थे तब हम सुनते थे कि भाई बिहार में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, यूपी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, गुजरात में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तब तो हम सोच रहे थे कि वहाँ के लोगों ने कहीं नारा लगाया हो सकता है कि लगाया होगा। लेकिन जब ये बात इन्होंने भाषण पीर के अंदर की और ये कल वाली जो रैली थी इसके बारे में जब की, तब हमारे सामने सारी सच्चाई हमारे दिमाग में, दिल तक पहुँच गई है कि ये बातें झूठ इससे पहले भी बोलते थे,
झूठ आज भी बोल रहे हैं। कोई भी, खास करके मैं ये जो बॉर्डर के ऊपर जो लोग बैठे हैं, मुस्लिम, सिंधी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, जैसलमेर बीकानेर के लोग, इनके अंदर हम आते जाते हैं हमेशा। किसी भी, ये तो एक थार की अपनायत की एक अलग से प्रोग्राम था। जब मजहबी मामले हों या चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, किसी जगह कोई भी मुसलमान कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का न नारा लगाता है, न तो पाकिस्तान की हमारे दिमाग में कभी बात नहीं आती। और ये बेचारे, इनके दिमाग में क्या मालूम पाकिस्तान कहाँ से घुसा पड़ा है, जो कभी इनके दिमाग से पाकिस्तान निकलता नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कौन मुसलमान ऐसा है, कौन कोई भी हिंदू हो या कौन है, कौन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा? हमें क्या पाकिस्तान की ज़रूरत है? हम अपने मुल्क में रहते हैं। हर एक आदमी, वो कहते हैं ना मारवाड़ी में, जहाँ की खाओ बाजरी वहाँ की बजाओ हाजरी। हम उसी के गीत गाते हैं जिसमें बैठे। और ये इसी के लिए हिंदुस्तान की या राजस्थान की तारीफ कोई इन लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी करते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिस ज़मीन में बैठे हैं, जिस ज़मीन पे पैदा हुए हैं, उस ज़मीन की तारीफ़ करना ईमान का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर जिसके अंदर ये ईमान का हिस्सा, कौन सा, वतन की मोहब्बत वाला अगर किसी के अंदर पाया नहीं जाता, उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्लाम धर्म में नहीं है, ये चीज़ें सेम की सेम हिंदू धर्म में भी हैं। हमने सुना है, अच्छे जो विद्वान लोग हिंदू, उनसे सुना है। ये कुछ लोग आज कहते हैं कि भाई इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, देश के बारे में नहीं, इनकी नहीं है, सबकी है। हम सब अपनायत की बात करते हैं। अब नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये पाकिस्तान के बाप का नारा नहीं है, ये मेरे अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ये इस्लाम का नारा है। इस्लाम के मानने किसी जगह जाते हैं, इस्लाम के मानने वाले वो नारा लगाते हैं। लेकिन ये जो अपने ये कल वाली जो इनकी रैली थी या जो प्रोग्राम था थार की अपनायत वाला, इसमें कोई ऐसा नारा नहीं लगा। नारे तकबीर या नारे जो भी है अल्लाह अकबर, ये नारे नहीं लगे। इन्होंने जो बनाया है ये सब झूठ है। और इनकी इस इल्ज़ाम से हमको लग रहा है कि इससे पहले भी जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कुछ लोग जो शातिब दिमाग के हैं, वो भी झूठ होगा। ये तो खाली मन घड़त बना करके हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये सारा मामला हुआ, उसके अंदर एक चीज़ कॉमन थी, मुस्लिम कौम। आखिर सवाल ये उठता है कि आज़ादी के 77 साल गुजरने के बाद भी एक मजबूत मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं बन पाई? लीडरशिप बनाने के लिए आपको पता है, जाटों के अंदर लीडरशिप मजबूत हो गई। आप सबने देखा होगा, राजपूतों में हो गई, यादवों में हो गई। जिस कौम को देखो, राजस्थान में देखो, बाहर देखो, गुजरों में हो गई। मेणे लोग हैं, इनमें लीडरशिप मजबूत है। ये कैसे हुई? ये सबसे पहले इन लीडरशिप को मजबूत करने के लिए सबसे जो निचले दर्जे का जो समझो कि जिसका हाथ है, वो होती है शिक्षा, वो तालीम है। एकता कहाँ से? तालीम से शुरुआत होती है। जब जिस कौम में तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं होगी, लोग अनपढ़ होंगे, वो लोग गुमराह होकर के दूसरे के पीछे चले जाएंगे। उनकी लीडरशिप मजबूत कभी नहीं हो सकती, और वो लीडर के पीछे चलेंगे भी नहीं। यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बहुत सारे अच्छे लोगों ने चंद फैमिलियों को इस चीज़ की जिम्मेदारी दी थी, जिसके अंदर अपने चौहटन के अंदर हादी परिवार है, शिव के अंदर अमीन साहब का परिवार है, अभी हाजी फतेह खां आगे आ रहे हैं, जैसलमेर के अंदर गाजी फ़कीर का परिवार है। मुस्लिम कौम ने हमेशा इनके पीछे सपोर्ट की, इनके पीछे खड़े रहे, इनकी सपोर्ट करते रहे, इनको मान सम्मान देते रहे, इनको आदर दिया, इनके इशारों पर वो हर जगह खड़े रहे। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि ये लोग कौम के फ़ायदे से ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं। आपने देखा होगा, जाटों का किसी भी जगह अगर वक्त आता है, कोई भी देखी पार्टी, कांग्रेस में देखो कि अपना आदमी पार लग रहा है या उसको मान सम्मान मिल रहा है, कौम को अपने हुकूक मिल रहे हैं, वो जाट उसी टाइम कांग्रेस की सपोर्ट कर देते हैं। आया वक्त, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुई, बीजेपी आगे आ रही है, तो बीजेपी के अंदर जो अपना जाट कैंडिडेट है या कोई आगे आदमी कौम का आता है, उसको वो मजबूत करते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले जब ये इलेक्शन नहीं हुए थे लोकसभा से, उससे पहले बाड़मेर के अंदर एक जाटों का बड़ा प्रोग्राम था, जिसके अंदर उसी टाइम कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री थे। तो हमने उस मंच के ऊपर देखा कि कैलाश चौधरी भी उसी मंच के ऊपर है, हरीश चौधरी भी उसी मंच के ऊपर हैं, हेमाराम चौधरी भी उसी मंच के ऊपर हैं, ये सारे लोग, उमेदाराम उसी टाइम आरएलपी में थे, वो भी उसी मंच पर हैं। बहुत सारे जितने भी जाटों के नेता हैं वो सारे एक मंच पे इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारी कौम में जब आता है
कोई कौमी लेवल की बात आती है तब हर एक अपनी अपनी अलग खींचता है, कौम के हित की कोई नहीं सोचता। सिर्फ अपने परिवार को कैसे सम्मान मिलता है, कैसे मिले, ये सिर्फ यही सोचते हैं। यही लोग हमारे खुद के, हम उनसे नाराज नहीं है, न तो उनकी कोई हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम दिल की बात आपके सामने रख रहे हैं। जब हमारे लीडरों को ज़रूरत पड़ती है उनको ठेस पहुंचती, कौम को ठेस नहीं, उनको उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तब ये बीजेपी को वोट देने के लिए उनको फतवा दे देते हैं बीजेपी को वोट देना जायज़ है। और जब उनको ठेस नहीं पहुंचती, कौम को ठेस पहुंचती है, कौम बर्बाद हो जाए तो भले हो जाए, लेकिन हमारा सम्मान के साथ रहे। इसीलिए हमारी कौम लीडरशिप बनाने में कमज़ोर रही, और जब तक कौम माली हालात कौम की मजबूत नहीं होगी, तालीमी हालात कौम की मजबूत नहीं होगी, तब तक कोई लीडरशिप मजबूत नहीं होगी। हमें युवाओं को मौका देना चाहिए, परिवारवाद से ऊपर उठ करके अच्छे युवा कौन से हैं उनको आगे राजनीति में बढ़ाना चाहिए, तब जा करके कौम एक रास्ते पे मजबूत लीडरशिप तैयार करके अपना फ़ायदा करेगी। मुस्लिम कौम जाहिर में तो एक दिखती है, लेकिन वक्त ज़रूरत वो बिखर क्यों जाती है? ज़ाहिर में एक दिख रही है, आपकी बात सही है, वक्त ज़रूरत भी एक रहती है, लेकिन जो हमारी लीडरशिप है, जिन्हें कौम की जिम्मेदारी दी गई है, कौम के फ्यूचर को जो कुछ जिस तरीके से सुधारना हो, मुस्तकबिल को ताबनाक करना हो, कुछ रहनुमाओं के पास उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको सही मानों में संभाल नहीं पाते हैं। जब उनको संतुष्ट नहीं कर पाते, संभाल नहीं सकते, उनके सुख दुख में साथी नहीं बन सकते, तब कौम फट करके अलग हो करके किसी और इंसान के चुंगल में आकर के उनके साथ में चली जाती, फिर कौम में आपस में फूट आ जाती। अच्छा, जाट, राजपूत या अन्य समाज की जो कौम की लीडरशिप है वो मजबूत होती जा रही है, तो कौन लोग हैं जो मुस्लिम समाज को, मुस्लिम के लोगों को जुदा रखते हैं, और मुस्लिम समाज को किसी एक ब्लॉक का गढ़ क्यों नहीं रखते? नहीं, आप जाट राजपूत की बात कर रहे हो, यहाँ पे मुसलमानों में उनमें अलग एक फ़र्क है। वहाँ पे कौम मजबूत है, जाटों में जाटों की कौम मजबूत है, राजपूतों में राजपूतों की कौम मजबूत है। वहाँ की जो उनकी लीडरशिप है, उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो भी अच्छे लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, वो सबसे पहले कौम को मजबूत करते हैं। वो अपने परिवार को मजबूत करने की बात नहीं करते, अपने आप को मजबूत करने की बात नहीं करते। वो चाहते हैं कि कौम जिंदा होगी तो ही हम जिंदा होंगे। अगर कौम जिंदा नहीं है, कौम कमज़ोर हो गई, कौम बट गई, कौम आपस में अलग हो गई, तो हम कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा जाट लीडरशिप मजबूत रहने का कारण भी यही है कि कौम उसकी मजबूत है, कौम उनको फटने दे देती है, उसको कौम मैसेज दे देती है, उनका अलग से मैसेज जाता है। आपने देखा होगा इससे पहले जो इलेक्शन हुए, हरीश जी चौधरी खड़े हुए लोकसभा के इलेक्शन में, इधर जसवंत सिंह जी खड़े हुए, उसके सामने उनका जो इलेक्शन हुआ एक अलग नमूने का इलेक्शन रहा। सोनाराम जी को बीजेपी में लाया गया, कोई सोची समझी पीछे से उनकी जो भी कोशिश थी उसको लाया। लाने के बाद में उसमें मुसलमान हों या राजपूत हों, ये कौमें सही नमूने जितना माहौल था उसको भांप नहीं पाई। जाट उसको समझ गए, जाट कौम ने मैसेज दे दिया, हरीश जी को बोल दिया कि आपकी नैया पार नहीं लगेगी। तो हरीश ने खड़े होकर के ऐसा अंदर से मैसेज दे दिया कि मैं पार नहीं लगने वाला हूँ, आप सोनाराम जी को वोट दे दो। और सोनाराम जी जीत गए। इसलिए वो क्या चाह रहा था हरीश जी, अगर हरीश जी खुद को मजबूत करना चाहता तो फिर सोनाराम को वोट नहीं दिलाता। वो खुद हार जाता तो हार जाता, लेकिन वो सोनाराम को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन उसने समझा कि मेरे एक जाट भाई जीतने की वजह से मेरी कौम जिंदा हो जाएगी, मैं मर जाऊं तो भले मर जाऊं, मैं कमज़ोर हो जाऊं भले कमज़ोर हो जाऊं, लेकिन मेरी कौम मरनी नहीं चाहिए। ये उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। ये सेम वाकया अभी आपने देखा होगा शिव के अंदर आया। शिव के अंदर विधानसभा के इलेक्शन 2024 के हुए। आवाम की चॉइस थी कि हाजी फतेह खान को टिकट मिलना चाहिए। आवाम चाह रही थी, उसके साथ में सिर्फ मुसलमान नहीं, जाट, अन्य कौमें, मेघवाल वगैरह जितनी भी कौमें, 36 की 36 कौमें, अक्सरियत जो कांग्रेस को चाहने वाले वो हाजी फतेह को चाह रहे थे। अमीन साहब खुद के ईगो पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि टिकट तो मेरा है और टिकट मुझे मिलेगा, मैं 9 बार लाया हूँ, 10वीं बार लाऊंगा। तो अमीन साहब से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि टिकट तो आपको मिलेगा। और ये अमीन साहब सम्मान्य आदमी है, हम उनके बड़ा अदब करते हैं, उनसे कोई हम खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको सोचना चाहिए था उस टाइम। टिकट अमीन साहब को नहीं मिलती है, टिकट कौम को मिलती है।
टिकट जो विचारधारा मानने वाले लोग हैं उनको मिल रही थी। अमीन साहब ने समझा कि टिकट मुझे मिलती है, नहीं, टिकट कौम को मिलती थी। और कांग्रेस में ने उस टाइम भूल कर दी थी कि टिकट एक आदमी को दे दिया, टिकट कौम को देना था। कौम को टिकट मिलता तो कांग्रेस उसी टाइम जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने एक आदमी को दिया, इसलिए वो हार गए। अपन सब ने देखा। और एक हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के अच्छे लोग, सिर्फ बड़े नेता नहीं, निचली लेवल के जो छोटे गांव को संभालते हैं, कस्बे को संभाल रहे हैं, बस्ती को संभाल रहे हैं, इलाके के छोटे इलाके को अलग अलग संभाल रहे हैं, कुंभों को संभाल रहे हैं, परिवारों को संभाल रहे हैं, जो नेता हैं वो लोग राजनेताओं के सामने दब जाते हैं। वो यही हुआ शिव के अंदर। अमीन साहब के सामने वो दब गए। अमीन साहब को इतना नहीं कह पाए कि साहब आप बड़े हो, बहुत सब कुछ हो, आप अपने लेटर पैड पे लिख के भेज दो कि हाजी फतेह खान, शेर मोहम्मद, शमा बानू में से किसी को टिकट दोगे, हम उसमें राजी हैं। अपने आप कांग्रेस अपनी सूझबूझ से टिकट देती है और ये सीट निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि टिकट मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अब जब हार जीत की बात रही, फतेह खान आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए। हमारे जैसे जो लोग कांग्रेस से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, विचारधारा अलग रखते हैं, वो लोग खड़े थे, देखा कि किसको वोट दें। हमने फतेह खान की सपोर्ट की और बहुत सारे लोग, फतेह खान तकरीबन 30 से 35 हज़ार वोटों में जीत रहे थे। उसी टाइम अगर अमीन साहब लास्ट वाला जो जब कैंपेन ख़त्म हो रही थी, उसी के अंदर जो अमीन साहब ने बयान दिया, उस बयान में हरीश जी वाले बयान में दिन रात का फ़र्क था। हरीश ने कहा मैं मर जाऊं, ख़त्म हो जाऊं, बुझ जाए मेरा चिराग, भले बुझ जाए लेकिन मेरी कौम का चिराग जलता रहे। लेकिन अमीन साहब ने उस टाइम समझा कि कौम मेरी मर जाए तो भले मर जाए, लेकिन मेरा परिवार, मेरा खुद का ईगो वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अमीन साहब ने उसी टाइम ऐलान कर दिया कि अपने रविंदर सिंह जी मेरे बेटे के समान है, मेरे बेटा है। कौम सारी उधर चली गई, कौम के वोट डिवाइड हो गए, मुसलमान हार गया। राजपूत 5 खड़े होकर के एक आदमी को जीता करके कामयाब करके चले गए, और मुसलमानों ने एक आदमी को 2 खड़े हुए, एक आदमी को, दोनों को हरा करके फेल हो गए। ये मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी है। इसको मजबूत करने के लिए यही है कि हमको अपने परिवार को नहीं, अपनी कौम को जिंदा रखने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। कौम को कहाँ इज्जत मिलती है? लीडरशिप हर कौम में होती है। आप जाटों को देखो, जाट आरएलपी में भी जाट हैं, बीजेपी में भी जाट हैं, कांग्रेस में भी जाट हैं, हर पार्टी में जाट होते हैं, अलग अलग। राजपूत भी अलग अलग पार्टियों में बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुसलमानों को एक कांग्रेस से जोड़ के रखा है कि मुसलमान दूसरी पार्टी में जाएगा नहीं। और जो भी मुसलमान बीजेपी में गए, बीजेपी में भी गए थे। हमारा परिवार खारची में मौलाना ताज मोहम्मद का परिवार 1997 में बीजेपी में जुड़ा। सैयद पीर मरहूम हाजी कबीर अहमद शाह बुखारी, जिसके साहबजादे अभी वो हैं अपने सैयद नूरुल्लाह शाह बुखारी, इनका परिवार भी बीजेपी में, इन्होंने सपोर्ट की। वो एक रूहानी पेशवा होकर के उन्होंने जसवंत सिंह की सपोर्ट की। उधर जैसलमेर में कायमुद्दीन कोतवाल ने जसवंत सिंह की सपोर्ट की। और उनको ये नहीं जो आज कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं, मुसलमान बुलावे पे गए थे। बड़े लोगों ने मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ा था, जो उन्होंने जोड़ करके मान सम्मान भी दिया। कायमुद्दीन कोतवाल को उन्होंने केंद्रीय विकास बोर्ड का मंत्री बना दिया केंद्र का। मौलवी साहब ताज मोहम्मद को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने जगह दी। और पीर साहब के इशारों पे जो भी मुसलमानों का काम होता था वो सारे होते थे। जसवंत सिंह ने पीर साहब की वजह से कौम मुस्लिम या कुछ लोगों का सिंध से ताल्लुकात था, तब इन्होंने ये थार एक्सप्रेस चालू करवाई। ये बहुत बड़े काम थे। ऐसा नहीं कि बीजेपी में मुसलमानों के काम नहीं हुए, मुसलमानों के काम बीजेपी में भी हुए। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि जो मुसलमानों को जोड़ने वाले थे, जो गला लगाने वाले थे, मुसलमानों को अपना समझने वाले थे, वो लोग या तो हाशिए पे चले गए, या वो कमज़ोर हो गए, या इस दुनिया से चले गए। इसलिए मुसलमानों की लीडरशिप कमज़ोर रही। और तकलीफ की बात यह है कि हमारे लोग जब कांग्रेस की जीतने का टाइम होता है तब भी वो कांग्रेस को वोट दिलाते हैं, और जब समझ रहे हैं कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, अरे कांग्रेस डूब रही है लेकिन कौम को क्यों डुबा रहे हैं? कौम को आपको पार लगाने के लिए हमारी कौम में बीजेपी पार्टी से किन लोगों का ताल्लुकात है? कि ताज मोहम्मद जी का है तो ताज मोहम्मद जी को सपोर्ट कर दो, उनको बोल दो कि हमारी कौम के वोट आपको भी मिल जाएंगे। कायमुद्दीन कोतवाल को बोल दो कि तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और इनको इशारतन बोल देते कि आप जाकर के अपनी पार्टी वालों को बता दो हमारी कौम आपके साथ में खड़ी रहेगी। ये जाट हमेशा करते हैं ना, जाट हमेशा कर रहे हैं, राजपूत भी ऐसे करते हैं, जाट भी करते हैं। लेकिन मुसलमानों को ये करने न देते, क्योंकि वो हमारी लीडरशिप नहीं करनी चाहती। वो चाहते ये है कि हम जिंदा रहने चाहिए,
कौम मरे तो मरने दो। बीजेपी के कुछ नेता अपने संबोधन में हमेशा मुस्लिमों पे तंज कसते रहते हैं, और अभी हालिया बयान में भी इन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों के वोट की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिसको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं उसको ज़बरदस्ती वोट देता कौन है? मुसलमानों ने कब ज़बरदस्ती इनको वोट दिया? मुसलमान बिन बुलाए नहीं आए। मुसलमानों ने राजस्थान के अंदर जो मदद की थी, मुझे पता है, मैं भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा बाड़मेर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। सक्रिय राजनीति में रहे, हम काम किया पार्टी के लिए, हमारे परिवार ने काम किया। पीर साहब कबीर अहमद शाह की निगरानी में, उनके मार्गदर्शन पर, मौल साहब ताज मोहम्मद साहब, कोटवाल साहब, कायमुद्दीन, इनके कहने पे हमने काम किया है। और वोट ये कहते हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, बगैर ज़रूरत के कोई वोट देता नहीं। हमने जिसको वोट दिया था दे भी रहे। कुछ परिवार ऐसे थे जिन परिवार की वजह से पार्टी फ़रोग पाई। यहाँ राजस्थान की बात करते हैं, हमें पता है कि जसवंत सिंह की वजह से मुसलमानों ने उनकी सपोर्ट की पार्टी की। वो पार्टी के सबसे पहले जब पार्टी जब शुरू की थी उसी टाइम के वो मेंबर थे, उसके फाउंडिंग मेंबर रहे। उसने रिक्वेस्ट की मुसलमानों की, सिंधी मुसलमानों को बोला, यहाँ पे आ करके बुला करके बोला कि मैंने मुसलमानों का हाथ पकड़ा है, मैं उस वक्त तक मुसलमानों का हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मुसलमान मुझे नहीं छोड़ेंगे। वसुंधरा जी ने खुद अपने कार्यकाल के अंदर हमारे फ़रोग के लिए, मुसलमानों की एकता, मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए काम भी किए, और उन्होंने स्पेशल मुसलमानों को जोड़ने के लिए प्रोग्राम चलाए, और ख़ुद ने हमेशा मुसलमानों को जोड़ने की बात की। इससे पहले भैरू सिंह जी शेखावत थे, आपको पता होगा, उनकी जब सरकार, ये बीजेपी से पहले की बात है, जनता दल का मामला था, उसी टाइम इनकी सरकार बचाने के लिए हादी साहब की ज़रूरत पड़ी। गंगाराम जी हादी साहब ने उनकी सपोर्ट की और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई। तो सपोर्ट मांगी थी उन्होंने। यूँ मुसलमान वोट नहीं देता है। मुसलमान ने हमेशा, जिस परिवार पार्टी के अच्छे लोगों ने, जब अच्छी सोच वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले जो भी पार्टी में बीजेपी में थे, उन्होंने जोड़ने की बात की। हम उनकी वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2014 का जब इलेक्शन हुआ, जसवंत सिंह जी को इन्होंने किनारे लगाने की बात की, उसके बाद में बहुत सारे नेता जो पार्टी से जुड़े हुए थे वो सक्रिय रूप में हट करके पार्टी की सपोर्ट करते रहे। आज भी हम जहां बीजेपी को अच्छा आदमी बीजेपी का आता है, अच्छी सोच वाला आता है, वहां हम सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, शिव की बात अलग थी, जैसलमेर में भी मुसलमानों ने सपोर्ट की। जैसलमेर की जो सीट थी वहां पे मुसलमानों ने सपोर्ट की। उसी की नतीजा रहा कि पोखरण के अंदर एक मुसलमानों का धर्म का गुरु जो था, इतना बड़ा पद था उनके पास मुस्लिम कौम में, उनके सामने अगर एक संत आ जाता है तो मुसलमान अपने जो मुस्लिम गुरु था राजनीति के हिसाब से उसको सपोर्ट नहीं की, उन संत के साथ में खड़े रहे। ये किस बात के सबूत है? ये इसका है कि मुसलमान एकता चाहता है, मुसलमान भाईचारा चाहता है, मुसलमान अच्छे लोगों की वजह से बीजेपी में जुड़ा हुआ है कि जब तक बीजेपी के लोग हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अब अगर पोखरण के विधायक हमारा हाथ छोड़ रहे हैं तो हम उनका साथ छोड़ देंगे, जरूरी नहीं उनके साथ में रहे। कुछ नेता सियासत में जो बड़े पर्दों पर मीडिया के सामने ये बयान देते हैं कि मुस्लिम जो है उनके रहन सहन पे और उनके मज़हब पे और कई सारे इल्ज़ाम लगाते हैं जैसे इनसे जो है देश को ख़तरा है, तो इन पर क्या कहना चाहेंगे? देश को ख़तरे वाली बात कर रहे हैं, ये इनकी खुद की सोच है। ये सोच एक पुरानी सोच है, काफ़ी दिनों से ये चला रहे हैं बातें। ये अब बातें बहुत पुरानी हो गई, अब न चलने वाली। अवाम हिंदुस्तान की समझ चुकी है कि किससे ख़तरा है, किससे ख़तरा नहीं। हर हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि जो हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर रह रहा है उससे किसी को कोई ख़तरा नहीं। हिंदुस्तान को काय का ख़तरा होगा? सब हिंदुस्तान की फलाह बहबूदी में है, अपने मुल्क की, अपने जो घर की तरक्की चाहता है, अपने गांव की तरक्की चाहता है, उसके तो पीछे मुल्क की तरक्की होगी, अपने आप होता रहेगा। ये जो लोग बात करते हैं अलग नमूने की कि ख़तरा है, किसी को कोई ख़तरा नहीं है। हम सरहदी एरिए में बैठे हैं, ये जो बॉर्डर का एरिया है, अब बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इधर कच्छ का एरिया, ये सारा सरहदी एरिया है। सरहद के ऊपर अक्सरियत आपने देखा होगा, इस सारी सरहद पर मुसलमान अच्छी खासी तादाद में रहते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों की तरफ से कोई हमने गद्दारी नहीं देखी। और सबसे हिंदुस्तान की जितनी मुल्कों से सरहदें लग रही है उनसे सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित सरहद है
तो ये बाड़मेर, जैसलमेर, ये इधर से अपने आगे बीकानेर, ये सरहद सबसे सुरक्षित सरहद है, क्योंकि हमें इस बात पे फख्र है कि हमारी सरहद, इस सरहद पाकिस्तान के वाली सरहद पे कभी भी मुल्क से गद्दारी नहीं हुई, कभी भी हमारा आदमी घुसपैठिया नहीं निकला। ये एक सबसे बड़ी खूबी है। ये सरहद, इसकी उस पार भी रहते हैं, उस पार भी जो रहने वाले वो भी सिन्नी कम्युनिटी से, राजपूत वगैरह ये हैं, और सरहद की इस साइड भी मेघवाल हैं या भील हैं, राजपूत हैं, मुसलमान हैं, ये सारे रहते हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, लेकिन हर एक अपनी मुल्क में बैठकर अपने मुल्क की वफादारी चाहता है, दूसरे मुल्क की वफादारी की बात नहीं करता है। इसलिए ये सरहदें हमेशा, हमारी सरहद सुरक्षित रही है। कभी भी यहाँ से कोई, ये कुछ लोग कहते हैं कि सरहदों के ऊपर ये समझो कि घुसपैठी होगी या खतरा है, कोई खतरा नहीं। हमारी एजेंसियाँ सक्षम हैं, हमारी फ़ौज कामयाब फ़ौज, दुनिया की कामयाब फ़ौजों में से एक फ़ौज है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी जो वाले हैं, BSF वाले हैं, ये हमेशा अपनी 24 कलाक उसकी सिक्योरिटी रखते हैं। कभी कोई घटना ऐसी हुई नहीं जिससे मुल्क को ख़तरा हो। अगर कोई ऐसी हो गई अचानक तो हमारी फ़ौज सक्षम है, हमारी BSF सक्षम है, हमें कोई उसकी फ़िक्र नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि जो सिंधी मुस्लिम समाज का मूल कार्य कृषि, पशुपालन यही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग उन पे ये इल्ज़ाम लगते हैं गौ हत्या का, गौ हत्या रहे हैं, ये उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या कहना चाहिए? ये इनकी समझो को समझा जाए तो ये अकुल से कोरे हैं, इनकी समझ काम नहीं करती कि सिंधी मुस्लिम समाज, सिर्फ सिंधी मुस्लिम समाज नहीं, ये बीकानेर से लेकर के जितना भी ये एरिया, जिसे थार का एरिया बोला जाता है, और ये थार का एरिया बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर का आधा हिस्सा, फिर ये आगे बाड़मेर है, कच्छ तक पूरा, ये जो जितना एरिया पड़ता है, इस एरिया में ये जो थार का एरिया जो इंडिया के अंदर है, यहाँ के लोग, और थार का एरिया पाकिस्तान का जो है उसके बारे में हमने सुना है। पाकिस्तान के जो थार का एरिया है उस एरिया की और यहाँ के लोगों की एक सोच अलग है। कुछ लोग इल्ज़ाम लगाएं, उनकी मर्ज़ी, वो लगाते रहें, उनको अपना इल्ज़ाम मुबारक हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे पशु पालने वाले लोग हैं, चाहे उधर हैं वो भी पशु पालते हैं, यहाँ पे भी पशु पालने वाले, सिंधी कम्युनिटी पशु पालने वाली। तकलीफ़ की बात यह है कि लोगों की दिलों को चोट पहुँचाने के लिए यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ के जो लोग मुसलमान, सिंधी मुसलमान हैं, ये गाय काट के खाते हैं। अरे जो गाय का दूध दो के पीने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर आप गाय कोने वाली बात करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि हमें तसल्ली इस बात की, हमारे एरिया में कतई ऐसी कोई बात नहीं है। और ये यहाँ की सिर्फ नहीं, मैंने एक सिंध के एक बहुत बड़े राजपूत घराने के राणा हमीर सिंह की ज़बान से सुना था, उसने कहा था कि 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो ढाट का है, थर का है, उसके अंदर कहीं गौकुशी नहीं होती। तो जब वहाँ नहीं होती तो यहाँ कौन गौकुशी करने वाला? किसकी हिम्मत है जो गाय को समझो कि ये कोस की बात कर रहे? कभी नहीं है। राजस्थान में तो पहले से भी मना थी। राजस्थान में कभी ये लोगों के दिमाग में नहीं आती कि गाय कोई पशु काट के खाने वाला है। नहीं, ये गाय दूध पीने वाला, देने वाला जानवर है। हम पीते हैं और उनको पालते भी हैं। हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी हमने गाय के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये उनकी बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। हमने हमेशा गाय को पाला भी है। बीकानेर से लेकर के कच्छ के एरिए के बीच में जितने भी सिंधी बैठे हैं, ये सारे सिंधी गाय को पालने का काम करते हैं। भेड़ बकरी को पालते हैं, गाय को पालते हैं। खुसूसी हमारा काम गाय पालने का काम है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डेरासर के आसपास राजड़ परिवार थे। ये लोग किसी की 200, 300 गायें होती थी, ये सब पालते थे। अब ये लोग कहते हैं कि गाय को काट के खाते हैं। अरे दूध दो के पीने वालों को काटने वाले क्यों बता रहे हो? हमने ज़िंदगी भर हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे माँ बाप से, उनसे सुना था। वो बुज़ुर्ग जब गाय को बुलाते थे, अपने जानवर गाय को बुलाते तो पिलाने के लिए, खिलाने के लिए जब गाय को बुलाते थे तब अम्मा करके बुलाते थे। ये जो शहरों में बोलते हैं माँ माँ माता, ये शहरों में भटकने वाली गायों को चारा भी नहीं डालते हैं, लेकिन हम पिलाते भी हैं, खिलाते हैं। जब दूध देती है तब भी हम उनको खिलाते हैं, जब दूध नहीं देती है तब भी उनको खिलाते हैं। कभी हमने गाय को बेसरो सामान नहीं छोड़ा है। ये लोगों की मनगढ़ंत, ये हमारे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सरासर हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने वाला है। किसी को यूं ऐसे इल्ज़ाम मत लगाया करो जिससे एक इंसान का दिल टूट जाए। जो गाय को माँ करके बुलाएं, अम्मा करके बुलाएं,
उनको आप बोलते हैं कि ये गाय को काट के खाने वाले हैं, ये सरासर उनका गलत इल्ज़ाम है। जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनको वापस 100 बार सोच करके इस बातों से दूर रहना चाहिए। हम गाय को हमेशा मान सम्मान दिया है। गाय सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान के किसी कोने में कुछ होगा, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हम मारवाड़ की बात करते हैं, हम थार की बात करते हैं कि थार में हमेशा गौ को सम्मान दिया है और देते रहेंगे। कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुस्लिम जो है वो कट्टरपंथी, जिहादी, आतंकवादी ऐसे नामों से मुसलमानों को पुकारते हैं और आगे कहते हैं कि हिंदू खतरे में। क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोगों ने एक रटाई मानसिकता बना दी है, काफ़ी सालों से चल रही है, अपन सब देख रहे हैं। हर जगह बोलते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथी है, मुस्लिम आतंकवादी है, मुस्लिम जिहादी है। तो ये बातें जब दूर दराज होती थी तब हमें भी लगता था कि हो सकता हो कि मुसलमानों की ऐसी सोच हो या ऐसे। अब हमें जो इधर के जो बॉर्डर की पट्टी के जो सिंधी लोग हैं, इनका हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमानों से कोई ज़्यादा रिश्ता नाता किसी से कुछ नहीं। हमारी रिश्तेदारी ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर तक है, इससे आगे कहीं नहीं। तो बाहर जब बातें सुनते थे हमको भी लग रहा था कि हो सकता है लोगों में ऐसी कोई मानसिकता पाई जाए, इनका कोई विचार ऐसे हो। लेकिन जब ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा तब हमारी भी आंखें खुल गई, हमें पता चल गया कि ये इल्ज़ाम उनके ऊपर जो लग रहे थे बेबुनियाद थे। आज ये लोग हमको कट्टरपंथी बता रहे हैं कि सरहद के लोग कट्टरपंथी है, सरहद के लोग जिहादी यहाँ के मुसलमान हैं, यहाँ के सिंधी मुसलमान जो आतंकवादी हैं। ये सब बोला, हमारे लीडरों को बोला गया कि ये गद्दार हैं। ये सारे इल्ज़ाम जो लगाए ये इल्ज़ाम इनके बेबुनियाद हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के दूसरे लोगों के ऊपर जो लगाए वो भी उन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया है। और ये जुल्म की भाषा है। अगर आप किसी इंसान के अंदर कोई खामी नहीं पाई जाती है, उसके ऊपर आप बताते कि इसके अंदर ये खामी है, अगर वो पाई नहीं जाती तो उनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले सबसे पहला नुकसान एक इंसानियत का नुकसान कर रहे हैं, एक इंसान का दिल तोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर में बात करते हैं कि हिंदुओं को खतरा है। काय का खतरा है भाई हिंदुओं को? आपको पता होगा लोकसभा में 95% से ज़्यादा जितने भी MP हैं वो हिंदू हैं। विधानसभाएं सारे हिंदुस्तान की हिंदुओं से भरी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं अक्सरी यानी बड़ी तादाद में सब हिंदू हैं। आप देख लो राजस्थान की सचिवालय में देखो तकरीबन 99% हिंदू हैं। हमारे बाड़मेर जैसलमेर की कलेक्ट्रेट में जाओ तो आपको 99% हिंदू नजर आएंगे। तहसील के अंदर जाओ तो तहसील के कर्मचारी सारे हिंदू नजर आएंगे। समिति के अंदर काम के लिए चले जाओ तो एक आधा कहीं राजनीति के हिसाब से कोई प्रधान मुसलमान भले हो लेकिन कर्मचारी सारे हिंदू हैं हर जगह। उसके बावजूद भी कुछ लोग हिंदुओं को गुमराह करने के लिए, हिंदुओं से अपना वोट लेने के लिए डरा कर ऐसा ये समझो कि शोषा छोड़ देते हैं कि हिंदू खतरे में। अरे भाई हम छोटी सी तादाद में, माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में, हम पढ़ाई में पीछे हैं, हम विकास की कारोबार में पीछे हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि हमें खतरा है। हमने कभी बोला कि भाई हमें हिंदू से खतरा है? किसी मुसलमान ने ये अपनी जबान से नहीं बोला कि हमें हिंदू से खतरा है, क्योंकि हमें खतरा है भी नहीं। हिंदू से क्या खतरा होगा? जिनके साथ में जिए हैं, जिनके साथ में जवान हुए हैं, जिनके साथ में बड़े हुए हैं, बूढ़े हुए हैं, हमने कभी उनसे कोई खतरे की बात सुनी नहीं। अगर दुख दर्द की बात रही तो हिंदू ने हमारी मदद की, उनको ज़रूरत पड़ी तो हमने उनकी मदद की। हमें तो भाई किसी से कोई खतरा नहीं है। उसके बावजूद इतनी तादाद में सरकारी अमले में हर जगह पे हिंदू बैठे हैं, उसके बावजूद ये हिंदुओं को डरा रहे हैं कि हिंदू को खतरा है कि मुसलमान यहाँ पे पनप रहा। क्या मुसलमान पनप रहा है? मुसलमान नौकरी के अंदर कोई 1% से भी कम है, उसके बावजूद भी ये बता रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ये खतरे में न हिंदू है, न हिंदुस्तान है, न मुसलमान है। खतरे में ऐसे लोगों की राजनीति खतरे में, इसलिए ये सब लोग कर रहे हैं। कमाल साहब, आप राजनीति में भी रहे हैं, गौसिया जमात के चीफ खलीफा भी हैं। अंत में युवाओं को, जो खास करके सिंधी मुस्लिम के युवा हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके इस जो चैनल कहा जाए इसके माध्यम से, इनके रेफरेंस से मेरा सिर्फ सिंधी मुस्लिम समाज नहीं, हमारे बाड़मेर के युवाओं से, राजस्थान के और पूरे मुल्क भर के युवाओं से, हिंदू मुसलमानों से, सबसे मेरा सारी 36 की 36 कौम से ये अनुरोध और मेरा अर्ज़ है कि वक्त नाजुक चल रहा है। ऐसे वक्त में इस सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग फितने की बातें करते हैं। उस बातों से आप और हम सबको सचेत रहना चाहिए।
आप कोई भी बात सुनो, उसको पहले उसको परखो, कहाँ से बात आई, उसकी जांच करो, पड़ताल करो, उसके बाद में उसके ऊपर कोई कमेंट किया करो। सबसे पहली ये बात है। बाकी याद रखना, जब तक अपन खुद मिल बैठ करके कोई भी अपने पड़ोसी का, अपने भाई का, अपने पास में साथ में रहने वाले का विकास नहीं करेंगे, तब तक अपना मुल्क विकास नहीं कर पाएगा। आज ज़रूरत है, आज पूरी दुनिया पे नज़र डालो। आपने अरब के ममालिक देखे होंगे, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के दुबई वगैरह जाते हैं, कुछ नहीं था, बंजर था, वेरान एरिया था। वहाँ के लोगों ने एकता से, हिम्मत से काम किया, सबको आगे लाया, तो दुनिया भर के लोग वहाँ जा कर के उनको काम मिलता है, मजदूरी मिलती है। आज भी हमारे लोग बेचारे काम के लिए प्लान करके दूसरी जगह जाते हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं। हमें सोचना चाहिए हम कैसे मजबूत हो, हमारा घर कैसे मजबूत हो, हमारा गांव कैसे मजबूत हो, और हमारा मुल्क, हमारा इलाका, हमारा सूबा कैसे आगे बढ़े। इस पे हमें युवाओं को सोच रखनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का भविष्य युवा है, नौजवान है। नौजवान जहाँ पे मजबूत हो जाते हैं, उस मुल्क को कोई दुनिया की ताकत पीछे धकेल नहीं सकती। इसलिए इस तमाम हिंदू मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि एकता रखो, एक दूसरे पे विश्वास रखो, और खुद तालीम से जुड़े रहो। सबसे बड़ी ताकत जो दुनिया के अंदर है वो कलम की ताकत है। कलम अगर आपके हाथ में मजबूती से आ गया तो अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर एक इंसान को अच्छी जगह पे कहीं जॉब मिलता है, कारोबार मिलता है, तो आप अपने पड़ोसी जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उसको आगे ला करके उस जॉब से जोड़ें, ताकि आप अगर सक्षम हैं तो आपका पड़ोसी भी कामयाब नजर आना चाहिए जी। आपकी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा महल बना हुआ है, पास में अगर एक छोटा सा किसी पड़ोसी का झूंपड़ा है, देखने वाला आकर के आपको महल को पहले तो ज़रूर देखेगा, लेकिन पास में झूंपड़ी देख के कहेगा कि कामयाब इंसान नहीं है। अगर खुद अच्छा होता तो पड़ोसी को भी कुछ न कुछ मजबूत करता। इसलिए यही पैगाम है, नशे से बचो, गलत कामों से बचो, गलत संगत से बचो, गलत लोगों की पास में बैठने से बचो, कलम का हाथ दामन थाम के रखो, एकता और मोहब्बत से रहो। 4 दिन की ज़िंदगी मालिक ने दी है, आपको पता होगा, बचपन का ज़माना देखा, जवानी का देखा, बुढ़ापा, फिर इस दुनिया से जाना है। अच्छा काम करोगे, मजबूती के साथ में, नेकी के साथ में करोगे, तो आप तो क्या, आपके मुल्क को भी कोई मेली नज़र से देख नहीं सकता। क्योंकि जिस मुल्क में जवान अच्छे हैं, जवान नेक हैं, जवान ईमानदार हैं, जवान जिस मुल्क के अगर सक्षम, सही, कामयाब कामरान हैं, उसको दुनिया कुछ नहीं कर सकती। मेरी दुआ है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम भाइयों को गुजारिश करना चाहता हूँ और दुआ भी देना चाहता हूँ। एक जमात गौसिया के खलीफा होने के नाते मैं आपको दुआ देता हूँ कि मालिक आप सबको सद्बुद्धि दे, तमाम हिंदू मुसलमानों को। आगे बढ़ो, नेक रहो और तालीम का दामन थाम के रखो। और खुद को अगर रोटी मिलती है, एक रोटी मिल गई आपको खाने के लिए, तो आधी रोटी आप अपनी पड़ोसी को दो, ताकि वो आपका पड़ोसी भूखा न सोए। अगर पड़ोसी भूखा सो गया तो दुनिया में भी आपको लोग गलत कहेंगे, और मालिक की, भगवान की, ईश्वर की नज़रों में भी आप गलत रहोगे। इसलिए नेक बनो, एक बनो, यही मेरा पैगाम है। तो ये थे हमारे साथ गौसिया जमात के चीफ खलीफा मौलाना कमालुद्दीन, जो राजनीति में सक्रिय हैं, और इनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई, काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गेस्ट के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।